अभी तक तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन था, अब एगिटेरियन और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज। जितनी बातें उतनी लॉजिक्स। आपके बॉडी में जो लैक्टोज है वो पच नहीं पा रहा है, बस इतनी सी बात। प्रोटीन लेना है, बॉडी में प्रोटीन या मसल्स बिल्डअप करना है, तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा या नॉनवेज लेना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उसमें से ज़्यादा प्रोटीन बनता है। रियलिटी क्या है? एक हैन जहाँ अपने 10-12 एग देती थी, वो 300 एग दे रही है अपने पूरे लाइफ स्पॉन में। कभी आपने नोटिस किया है कि ये पॉपकॉर्न ही क्यों मिलते हैं फिल्म में? पनीर हमारे हेल्थ के लिए कितना बेहतर है। सॉल्यूशन सीकिंग वाला जो एक बिहेवियर है वो कम क्यों होता जा रहा है? कीटो डाइट बड़े ही ट्रेंड में था, फिर पैलियो डाइट आया, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि जिस चीज में शुगर है, हमें पता है कि उसमें शुगर है और हम शुगर को ही चेक कर रहे हैं। आयोडीन डालेंगे तो कलर देगा ही, इसे ये कैसे पता चल जाएगा? खा कर ही इतना अगर हम मोटे हुए हैं तो वर्कआउट करके ही हम पतले होंगे, ये सोच रखें। और कोई ऐसा जादू की दवा और जादू का पाउडर जो कि आजकल चल रहा है, शब्द बाद में पहुंचते हैं और फीलिंग्स बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां हम उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ जर्नी से दूसरों के लाइफ में मीनिंगफुल शिफ्ट लाया है। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका होस्ट और दोस्त। मेरा गोल है आप तक ऐसे इंसाइट्स और इंस्पिरेशन पहुंचाना जो आपके इनर ग्रोथ के जर्नी के लिए मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने फूड को सिर्फ ज़रूरत के तौर पे नहीं देखा, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक हीलिंग के तरीके से भी देखा है। वो अपने आप में एक फूड साइंटिस्ट हैं और ट्रीट विद फूड के एक विजनरी फाउंडर भी हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स और मेंटरशिप के तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल शिफ्ट लाए हैं। तो अगर आप अपने आप को एक बेहतरीन पर्सन बनाना चाहते हैं और अपने जिंदगी में खाने को दवाई बनाना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हमारे मेहमान से आज मुलाकात करते हैं। वो है फूड साइंटिस्ट डॉक्टर खुशबू श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग अनूप जी। गुड मॉर्निंग खुशबू जी। आपका दिल से हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच टू। सो खुशबू जी, आज के ज़माने में जब भी साइंटिस्ट वर्ड जहन में आता है तो ज़्यादातर दिमाग में ये थॉट आते हैं चांद, तारे, यूनिवर्स, ये चीज़ें। बट कोई पर्सन फूड साइंटिस्ट हो या फूड साइंटिस्ट क्या होता है, इस चीज के ऊपर में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। फूड सब परिचित हैं, कोई नया शब्द नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में हमारा रूबरू इससे होता ही है। और फूड साइंटिस्ट होने का मतलब बहुत ज्यादा फूड के बारे में जानना, इन द सेंस माइंडफुल ईटिंग की जब हम बात करते हैं, इवन हमारे वेदों में भी कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, हम वेदों से अलग हो चुके हैं, अब हमें पुरानी चीजें याद नहीं है, लेकिन फूड वैसा ही है जैसे ऑक्सीजन, जैसे कि पानी। हमारे जीने के लिए जो 3 चीजें निहायती जरूरी हैं, उनमें शायद ये एक चीज है फूड। और फूड साइंटिस्ट होने का मतलब बस इतना है कि आप फूड की क्वालिटी से अवगत हो, आपको पता हो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, कौन सा फूड आपको क्या किस तरीके से एनरिच करेगा। तो फूड साइंटिस्ट इन द सेंस फूड की क्वालिटी को जानना और फूड की क्वालिटी से खुद के वेलनेस के लिए आप क्या एफर्ट कर सकते हैं, आप फूड को मेडिसिन कैसे बना सकते हैं, उस बारे में जानना। तो दैट इज ऑल। सुपर। आपने एक बहुत अमेजिंग बात शेयर करी खुशबू जी, कि लोगों का जो माइंडसेट है, और मेरा ही ये बहुत क्यूरियस एक सवाल था कि ज्यादातर आज सोसाइटी में जो लोग खाना खा रहे हैं ना, वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लेकिन खाना हमारे शरीर के लिए होना चाहिए। तो एक रियल में एक इंडिविजुअल और एक फैमिली का खाने के प्रति में माइंडसेट कैसे बनना चाहिए?
खाना इज फूड लाइक अ फ्यूल। फूड को अगर हम ये ट्रीट करें इट्स अ फ्यूल, तो जो फूड को लेके जो मिसकंसेप्शन है कि ऑब्वियसली फूड टेस्टी होना चाहिए, अपीयरेंस वाइज गुड होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम फूड को फ्यूल की तरह देखेंगे तो फूड टेस्ट के बियॉन्ड जाएगा। हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि विच फूड इज बेटर फॉर अस, है ना। जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे जो फूड्स हैं जो हम यूज नहीं, मतलब जस्ट लाइक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की अगर हम सिंपल सी बात करें तो स्वीट पोटैटो इतना फेमस फूड नहीं है, इतना ऐसा फूड नहीं है जो बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता हो या सब में प्रचलित हो, लेकिन स्वीट पोटैटो की बहुत सारी ऐसी चीजें, इट्स लाइक अ सुपर फूड, इट्स अ सुपर फूड। और हम बट इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो अगर अवेयरनेस होगी लोगों में तो शायद वो हेल्दी ईटिंग को ज्यादा महत्व देंगे, और ये जो आजकल क्विक वेट लॉस और जल्दी से नतीजे पाने के जो सब साधन हैं वो सब खत्म होंगे, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल जर्नी है। ये एकदम से कुछ ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा नहीं है कि आपने ये फूड खाया और आप वेट गेन एंड वेट लॉस। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप माइंडफुल ईटिंग, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना माइंडफुल ईटिंग, तो उसमें जब हम अपने कॉन्शियस लेवल में कोई फूड ईट करते हैं तो वो हमारे बॉडी को एक्चुअली में लगता है। तो ये जो लगना शब्द है कि बॉडी उस चीज को अडेप्ट करती है, चीजों को अब्सॉर्ब करती है एक अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, तो फिर बहुत ज्यादा रिच फूड और जो हम प्रोसेस्ड फूड के चक्कर में भाग रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सबको लग इन रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। हमने पढ़ा भी है, हम इस चीज को मानते भी हैं, जानते भी हैं कि इट्स टाइम सेविंग, राइट। टाइम सेविंग तो है ही, लेकिन इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं उसको जानना ज्यादा जरूरी है। क्या क्या ये रोज के लिए खाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। मैं डिनाई नहीं करती प्रोसेस्ड फूड के कल्चर के लिए, या मैं ये नहीं कहती कि नहीं यूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी, जैसे कि प्रिजर्वेशन है, पास्चराइजेशन है, इन सब चीजों से हमने आज पैकेट में दूध आता है, तो वो हमारे जरिए अगर इतनी लॉन्ग टर्म की शेल्फ लाइफ मेंटेन्ड है तो वो इसीलिए है ना कि ये सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन ये रोज के लिए सही नहीं है। रोज डेली ईटिंग पे मैं इसके फेवर में तो नहीं। आपने जो बात छेड़ी खुशबू जी रिगार्डिंग द सुपर फूड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल उसी से रिलेटेड था। बट राइटफुली आपने एक बात बहुत बढ़िया बताई। जैसे एक टाइम था हमारे भारत में, हमारे एंसेस्टर्स मिलेट्स का सेवन बहुत किया करते थे। एब्सोल्युटली। और उस टाइम पे मिलेट्स का जो सेवन हुआ करता था उसके बेनिफिट्स भी हुआ करते थे और उसके प्राइसिंग भी हमें बेनिफिशियल होते थे, अफोर्डेबल होते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो उस चीज को मिलेट्स ने आटे के साथ में रिप्लेस कर दिया है और मिलेट्स के प्रति में ऐसा माइंडसेट बन गया है या तो बना दिया गया है, ये तो गरीबों का खाना है या तो ये दूसरों का खाना है, जबकि हमारे कल्चर में, हमारे प्लेट में ये ऑलरेडी पहले से था। इस चीज के लिए एज अ फूड साइंटिस्ट आपका क्या नजरिया है? देखिए, मिलेट्स हमारे भोजन में, या मैं ये कहूँ हमारी संस्कृति में आज से नहीं है, या कोई नई चीज नहीं है। जैसा कि आपने कहा, बहुत पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यही खाते थे, और आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया, है ना। आज के समय में 60-70 यही लाइफ स्पॉन है ना, सब ऐसा ही करते हैं, इतना ही जीते हैं। पहले के लोग जो ये 90 और 80 और 100 तक पहुंचते थे, तो कुछ तो अलग फूड उनका रहा होगा। जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल फूड खाते थे जो हम आज नहीं खा पा रहे हैं। आज के फूड में बहुत सारी बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें हैं जो हमें खानी पड़ रही हैं ना चाहते हुए भी। और मिलेट्स एक ऐसी चीज है, पहले तो मैं बात करूंगी जो आपने कहा प्राइसिंग को लेके। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, जब हरित क्रांति आई और गेहूं का प्रचार प्रसार बढ़ा, उसके बाद से मिलेट्स के लिए ये जो इसे मैं कहूंगी नकारात्मकता आई, वो इसलिए आई कि एक तो वो
कोर्स ग्रेन, उसको मैं क्या कहूँगी, मोटा अनाज, है ना? मोटा अनाज खाने में उतना अपीलिंग नहीं है जितना कि आटे की रोटी। हम, ज़ाहिर-सी बात है, वी आर ह्यूमन और हम अट्रैक्ट होते हैं जो चीज़ हमें अपीलिंग होती है। तो मोटे अनाज में वो अपीलिंग क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। बहुत देर में डाइजेस्ट होता है, जो हमें बार-बार ये फूड क्रेविंग होती है उससे वो नहीं होती। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हम देखते हैं, बहुत सारे विटामिन्स देखते हैं। इसमें इतना फाइबर है कि आपको एक्स्ट्रा अपने आटे में ब्रांड डाल के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। प्राइस इसकी इसलिए ज़्यादा है कि जब पहले वो नेग्लेक्ट हुए, इतना गवर्नमेंट ने भी, अब इवन 2023 को जब मिलेट्स ईयर घोषित किया हमारी गवर्नमेंट ने, इससे पहले ये प्रचार प्रसार नहीं था। मिलेट्स को लेकर सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज है। अब क्योंकि इसकी उपज कम है, फार्मर्स को इंकरेजमेंट ही नहीं मिल रही है इसको ग्रो करने के लिए। अब कुछ फार्मर्स इसको कल्टीवेट कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं, तो अब लेने वाले ज्यादा हैं और फार्मिंग कम हो रही है, तो इसकी प्राइस ज्यादा है, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको गेहूं से भी बहुत कम, आई थिंक 200 गुना कम पानी की जरूरत है। बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड की भी जरूरत नहीं है ना? बहुत सिंचाई की भी, इरिगेशन की भी जरूरत नहीं है। उसके बावजूद फार्मर्स में ये इंकरेजमेंट नहीं आ रही कि हमें इसे ग्रो करना चाहिए। अब जाके तो उन्हें मार्केट मिली है। देखिए, मार्केट होगी तब तो फार्मर की बहुत सालों की मेहनत होती है, जो वो चीजों को ग्रो करते हैं, सीडिंग एंड ऑल, वो उसमें नहीं जाती मैं। लेकिन ये जो प्राइस है वो इसलिए कि अब अवेयरनेस आ रही है, अब लोग चाहते हैं, लेकिन अब वो एनकरेजमेंट नहीं है फार्मर को, अब हो रही है, तो धीरे धीरे प्राइसेस सेटल हो रही है। पहले मुझे याद है 200 के केजी में भी मिलेट्स आते थे, अब तो उनकी प्राइस कम हो रही है, क्योंकि अब लोगों में ये चेतना आ रही है कि हाँ, इसको भी ग्रो करना चाहिए, और लोगों को ये पता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तभी वो इसे कंज्यूम करेंगे, है ना? तो मिलेट्स ऑल्सो सुपर फूड वो हर छिपी चीज है जो अब ट्रेंड में आ रही है, जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, या जिसके बेनिफिट्स हम जानते हुए भी हमें लगा कि नहीं, ये इतनी तो बेहतर चीज नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको मैं चाहती हूँ कोट करना, वेदों की ओर चलो, इन द सेंस कि जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे वो पूरा साइंटिफिक था। वो इसलिए नहीं करते थे कि उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज हमारे पास अवेलेबिलिटी है, दैट डजंट मीन्स कि उनके पास नहीं था तो उन्हें उस चीज का पता नहीं था। वो बहुत ज्यादा नेचुरल, बहुत ज्यादा नेचर से जुड़ी चीजों को फॉलो करते थे, और इसीलिए उनका माइंडसेट, इवन आपने कभी सुना नहीं होगा कि उन लोगों को कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस या ये सब चीजें हुई। ये आज की देन है, और क्योंकि जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही हमारा मन हो रहा है। तो माइंडफुल ईटिंग का यही मतलब है कि आप अपने कॉन्शियस में खाएं, जो भी खाएं उसमें चैतन्य रहें कि हम क्या खा रहे हैं, बॉडी उस चीज को उसी तरीके से लेती। तो खुशबू जी, जिस फैमिली में अभी कल्चर नहीं रहा है मिलेट्स का, या वो लुक आउट कर रहे हैं कि चलिए मिलेट से शुरुआत करते हैं, इसमें हमें ज्यादा बेहतर फाइबर मिलेगा, बॉडी के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो एज अ साइंटिस्ट इन फैमिलीज के लिए, उनके लिए गो टू मिलेट्स क्या होना चाहिए? अगर 2-3 मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स में भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, बहुत वैरायटी, रीजनल मिलेट्स आ जाते हैं, सीजनल मिलेट्स आ जाते हैं, लेकिन गो टू मिलेट्स मोटे अनाज में कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? मैं मिलेट्स के क्लासिफिकेशन पे ना जाते हुए मैं बात करूंगी, जब हम बात आते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले अपने फूड में मिलेट्स की रोटीज के पहले आप मिलेट के स्नैक्स पे आए, चाहे जो भी स्नैक्स हो, क्योंकि स्नैक्स आप बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं खाते, है ना? अपनी बॉडी को अडेप्ट होने का समय दें। बॉडी किसी चीज को जल्दी ही नहीं अडेप्ट कर पाती, ग्रेजुअल, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो स्नैक से शुरू करें, कोई भी मिलेट्स हो, मतलब मैं किस सीजन में क्या खाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन, इससे, क्योंकि ये बहुत फीजिबल नहीं है
इसके लिए मुझे मिलेट साइंस और बहुत चीज़ें बतानी पड़ेंगी और ये बहुत लेंदी भी हो जाएगा और सब ये सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, इतना लंबा लेक्चर। शुरुआत अगर करनी है तो अपने बॉडी को पर्टिकुलर उस चीज के लिए अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा एंकरेजमेंट दे। स्नैक्स से शुरू करें, बहुत सारी स्नैक्स हैं। मिलेट के फॉर्म सिर्फ खाने में ही नहीं है, स्नैक्स के फॉर्म में, और बच्चों के लिए तो स्नैक्स की कैंडी और बार ये सब बन रहे हैं जो बहुत ही प्रोटीन रिच भी हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। मतलब अपने को यूज टू करें कि हाँ ये भी एक फूड है और ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। धीरे धीरे जब आपको खुद ही पता चलने लगता है कि हाँ इस चीज को खाने से हमें बेनिफिट है, तब आप लार्ज चीजों पे आए कि हाँ अब इसको हम मेन कोर्स में अपने शामिल करेंगे, हमारे मील में शामिल करेंगे। शुरुआत तो स्नैक से करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल तो है लेकिन ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं तो उसमें फाइबर की जरूरत है, ये ऑलरेडी फाइबर रिच कंटेंट है। तो आपको आजकल जो कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ये इजी बीमारियां हैं, मतलब आउट ऑफ 10 8 लोगों को तो है ना। ये एक बहुत ट्रेंडी बीमारियां हैं और ये सिर्फ इसीलिए हो रही हैं राइट फूड, मतलब हेल्दी ईटिंग से भी बेहतर है कि ईटिंग राइट। मैं ये कहूँ कि नहीं, अच्छा खाएं, सही खाएं। आप ये देखें कि आपके शरीर को क्या बेहतर लग रहा है, आपका शरीर किस चीज को डाइजेस्ट कर। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे मैं एक बहुत कॉमन और फेमस बीमारी है लैक्टोज इंटॉलरेंस। आप दूध इट्स अ कंप्लीट फूड, बहुत बेनिफिशियल है, दुनिया भर के रिसर्चेस हो चुके हैं, लेकिन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। अब मैं कहूँ नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको खाना ही चाहिए, और वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले आप देखें, स्नैक्स के माध्यम से देखें क्या आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर पा रही है। तो फिर एक अलग पैटर्न है कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा मिलेट्स खाना चाहिए, वो एक अलग, उस पर हम फिर अलग से चर्चा करेंगे। डेफिनेटली इनफैक्ट आपने मेरे नेक्स्ट सवाल का ही बात की है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल है जो इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, स्पेशली पेरेंट्स, कि उनके बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। अभी इस चीज में थोड़ा सा जागरूकता है, लेकिन ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से स्किन में रैशेस, इनकॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो क्यों रहा है इतना ज्यादा? पहले तो हमारे कल्चर में नहीं था खुशबू जी, आज क्यों इतना दिक्कत है? एक्चुअली कल्चर में था नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। जैसे पहले भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट पहले से कर रही हैं, हमें पता नहीं है। आज सोशल मीडिया है, आज हम लिटरेचर पढ़ते हैं, आज गूगल है, तो हमें 10,000 चीजें पता चल रही हैं। पहले तो सोर्स ही नहीं था ना, एजुकेशन का सोर्स ही नहीं था। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लैक्टोज एक शुगर है, आप ऐसे समझें। हर चीज में, कोई भी फूड है तो उसमें शुगर, उसके जो न्यूट्रिएंट, जो बेसिक कोर न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स। माइनर है विटामिन्स, मिनरल्स तो माइनर है। तो जो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब में होंगे। जो भी जिस भी चीज को हम फूड टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं उसमें ये होगा ही होगा। और जो ये कार्ब है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी एक बड़ी फैमिली है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है उससे उसके एक स्टेज ऊपर जब हम बात करते हैं शुगर, मिल्क जिसमें एक शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रही है। पहले भी आपने सुना होगा कि ये इस बच्चे को दूध पीना अच्छा नहीं लगता, उसको दूध से स्मेल आती है, ऑफ स्मेल आती, तो लोगों को लगता है नहीं ये ऐसे ही हो रहा है, ये बच्चों की तो हैबिट होती है। तो पेरेंट्स उनको किसी भी तरीके से कंज्यूम करा ही देते थे। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी है, ये बेनिफिशियल है, कंप्लीट फूड है, इसमें इतने सारे विटामिन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज जब इस बात को समझ गए हैं कि हाँ इस तरह की कोई चीज हो सकती है जो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तो हमने उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी, लैक्टोज इंटॉलरेंट, दूध नहीं पच पा रहा है। देखिए हमारा शरीर में बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
डाइजेस्टिव सिस्टम अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, कुछ फैट का पाचन कर रहे हैं। आपके बॉडी में जो लैक्टोज है वो पच नहीं पा रहा है, बस इतनी सी बात है। इसको बहुत ज्यादा हम हाईलाइट नहीं करते, इतनी सी बात है। और इसीलिए वीगन डाइट अब आ गई है ना, वीगन डाइट जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। अच्छा है, हमें लगता था कि भाई प्रोटीन तो हमें, विटामिन तो हमें दूध से ही मिलेगा, लेकिन हमने ऑप्शन दिया, सोया मिल्क दे दिया, आमंड मिल्क दे दिया। अब आपको मिल्क ही चाहिए अगर, तो डेयरी प्रोडक्ट से इतर जाकर भी मिल्क मिल सकता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? आपके शरीर में लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो रहा है, एंड इट्स वेरी कॉमन। इसका आपके पास ऐसा भी नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको पनीर खाना है, आप सोया मिल्क से बना पनीर, टोफू खा सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको वही कॉटेज चीज खाने की, है ना। आप आमंड मिल्क पी सकते हैं। और देखा गया है कि जो ये प्लांट मिल्क है, प्लांट प्रोटीन है, ये बेनिफिशियल है जो डेयरी प्रोडक्ट से है ना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आजकल, तो एक मतलब अभी तक तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन था, अब एगिटेरियन और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, जितनी जितनी बातें उतनी लॉजिक्स। ऑल इन ऑल, जो प्रोटीन है, अगर हमें प्रोटीन की जरूरत है जो हम मिल्क से ले रहे थे, और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है अभी कि वो आमंड मिल्क, सोया मिल्क, इन सब चीजें भी अपने को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी नीड फुलफिल कर सकते हैं। रियली अमेजिंग। आपने जो बात कही खुशबू जी, इसका पूरा गेम जो एक फैमिली या फिर मेंटल थॉट में आता है वो है प्रोटीन। और यही चीज हम देख रहे हैं, प्रोटीन लेना है, बॉडी में प्रोटीन या मसल्स बिल्डअप करना है, तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा या नॉनवेज लेना ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसमें से ज्यादा प्रोटीन बनता है। रियलिटी क्या है? आपके रिसर्च पेपर्स या फूड साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है, उनका क्या नजरिया है प्रोटीन की तरफ? देखिए, बात तो ये है कि जो एनिमल प्रोटीन है, क्योंकि हम भी एनिमल ही, हम बहुत इवेल्युएटेड एनिमल है, बहुत डेवलप्ड है। एनिमल प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा डीएनए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। प्लांट प्रोटीन को समय लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल प्रोटीन की और एनिमल कंजम्पशन की, तो थोड़ा सा अगर हम जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, तो नॉनवेज के खिलाफ हूं मैं, और मैं इसका कभी सपोर्ट नहीं करती कि एनिमल प्रोटीन खाएं। हाँ, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। आप इवन अगर आपको फ्रैक्चर है और आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करे कि आप चिकन खाएं और तो आपको जल्दी रिलीफ होगा, तो होगा, नो डाउट। लेकिन आप अपने लिए किसी एक जीवित एंटाइटी को मार के नहीं खा सकते। मतलब मेरा ये सोचना है कि हमें चाहे जितना ही बेनिफिट हो, हम किसी, मतलब मैं इस बात को कैसे कहूँ, सपोज मैं बहुत पीछे जाऊंगी और मैं अगर बात करूं कि कैसा स्लॉटर होता है और कैसे मारा जाता है, किसी एनिमल का जैसे उसको मारा जाता है, उस वक्त उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, है ना। डर वाले हार्मोन्स, जो उसके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो वो मसल्स में ही आते हैं, है ना। बहुत सारा हमने रिगर मोर्टिस, और मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म नहीं यूज करना चाहती। तो उसमें होता क्या है कि अगर किसी एनिमल का, सपोज मैं एक चिकन की बात करूं, और उसको मारा जाए, और उस समय वो फियर का जो उसके अंदर वो जो फियर के हार्मोन्स आते हैं, वो उसके मसल्स में आ जाते हैं, और उस मना स्थिति का जो वो फ्लैश है, उसे हम खाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के प्रोटीन बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, या हमारे बॉडी का फ्रैक्चर बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन इस मानसिकता के साथ हम कितनी दूर जाएंगे कि हमने एक जीवित एंटाइटी को मारा और खा लिया, और जो भी वो प्रोटीन हमारी बॉडी में आ रहा है, जैसे कि मैं आजकल के ना एग का एग्जाम्पल लेती हूँ, शायद उससे बेहतर समझ में आए। आजकल जो एग सप्लाई हो रही है, आपको भी पता, सब आर्टिफिशियल है। पोल्ट्री है, आर्टिफिशियल है। एक हैन जहां अपने 10-12 एग देती थी, वो 300 एग दे रही है अपने पूरे लाइफ स्पॉन में। तो क्या ये
आर्टिफिशियल हो रहा है तो उसका डीएनए कितना ज्यादा इंटरप्ट हो रहा है, और वही हम खा रहे हैं। देखिए, ऑल एंड ऑल इन द लास्ट बात तो डीएनए की है ना, प्रोटीन की ही है ना। हम प्रोटीन खा रहे हैं अपने वेलबींग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, कि हमारी मसल्स अच्छी हो और हम हेल्दी हो, लेकिन हम किस टाइप का प्रोटीन खा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि जीवित तो प्लांट्स भी हैं, है ना, क्या, लेकिन उनके पास वो चेतना नहीं है। हम जब उन्हें तोड़ते हैं तो उन्हें वो डर का एहसास नहीं होता। वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है जो डेवलप होता है ना एट द स्टेज ऑफ फियर, वो डेवलप नहीं हो रहा है जो हमारे बॉडी में अलग, क्योंकि हमारी बॉडी में भी यही डेवलप हो रहा है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, आज हर बात पे हमें स्ट्रेस हो जाता है। सॉल्यूशन सीकिंग वाला जो एक बिहेवियर है वो कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम इतनी सारी ही आर्टिफिशियल चीजें खा रहे हैं जो हमारे बॉडी में इसी हार्मोन्स को इंक्रीज कर रही है, कॉर्टिसोल। और जिसके लिए, जिसे बढ़ाने के लिए, जिस हैप्पीनेस के लिए, सेरोटोनिन, जिसको बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ेगा? जब हम इस रियलाइजेशन में खाएंगे कि हाँ, हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, और फिर भी हम हैप्पीनेस वाला, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारा ब्रेन हमें कुछ ना कुछ फूड क्रेविंग क्रिएट करता है। फूड क्रेविंग क्रिएट करता है कि अब ऐसा खा लें तो हमारे माइंड को रिलैक्स हो जाए। हम हैप्पीनेस चाहते हैं। इंटरनली हमारी बॉडी ना खुद को हील करने की क्षमता रखती है। ब्रेन हमें इंस्टिंक्ट देता है कि अच्छा ठीक है, हम दुखी हैं तो वो खाने की शुगर क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया है कि पॉपकॉर्न ही क्यों मिलते हैं फिल्म में, जब हम मूवी थिएटर में जाते हैं तो? क्योंकि पॉपकॉर्न ना, वो हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस आ रहा है तो पॉपकॉर्न में के अंदर जो केमिकल्स होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो हमारे मूड स्विंग को बैलेंस करता है। इसलिए मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न की इतनी सेल है। तो आई थिंक मैंने आपके आंसर को जस्टिफाई किया हो। यस बिल्कुल। सो इसी चीज में दूध से मिलने वाला एक आइटम है हमारे किचन में, और वो किचन का बहुत बड़ा किंग है। इनफैक्ट अभी रिसेंट पीरियड में इस चीज के लिए बड़ा ही वायरल चीजें गई हैं, वो है पनीर। कोई पर्सन है उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, ब्लैक या नीले रंग का हो गया तो कहते हैं ये फेक पनीर यूज कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। सो उस तरफ में ये कितना रिलायबल टेस्ट हो सकता है, या पनीर हमारे हेल्थ के लिए कितना बेहतर है? आप क्या देखते हैं इस चीज में? देखिए, पनीर तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, और ऑब्वियसली जो मिल्क की क्वालिटीज हैं वो पनीर में है ना। पनीर में बेसिकली होता क्या है, जो मिल्क का शुगर है और मिल्क की जो प्रोटीन है ना, मिल्क का मोस्टली जो लैक्टोज शुगर है वो ही है पनीर। और मैंने ये देखा है रिसेंटली कि वो आयोडीन डाल रहे हैं। इवन मैंने बहुत बारी देखा और मैंने सोचा भी कि मैं इस पे देखूं, बट मैं देख नहीं पाई कि देखिए बेसिकली वो शुगर आयोडीन डाल के स्टार्च को चेक किया जा रहा है। तो मुझे ये बहुत ऑथेंटिक नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें स्टार्च है तो वो आयोडीन डालेंगे तो वो तो कलर देगा ही देगा ना। बना किससे है प्रोटीन? तो वो बताना क्या चाह रहे हैं? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो आयोडीन डालेंगे तो वो कलर नहीं देगा? मेरी सोच तो ये कहती है कि जब उसमें स्टार्च है, और आयोडीन होता ही स्टार्च के डिटेक्शन के लिए, तो कलर देगा ही। मैंने इस पर रिव्यू नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला इस पे देखने का। लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि जिस चीज में शुगर है, हमें पता है कि उसमें शुगर है, और हम शुगर को ही चेक कर रहे हैं, आयोडीन डालेंगे तो कलर देगा ही। इसे ये कैसे पता चल जाएगा? पनीर की कंसिस्टेंसी, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी बताता है। कोई आयोडीन डाल के, जैसे हम दूध का टेस्ट करते हैं, है ना, दूध के भी जब मिल्क, बेसिकली जब मिल्क रिसेप्शन की मैं बात करूं, जब एक डेयरी इंडस्ट्री में जब मिल्क आता है तो हम उसमें अडल्ट्रेशन देखते हैं। कहीं इसमें यूरिया तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ और अदर चीजें तो नहीं है। होता है ना मिल्क में अडल्ट्रेशन, तो आम बात है। अभी फेस्टिवल्स आएंगे, आप देखेंगे कि नकली मिल्क की मिठाइयां बिक रही हैं। स्वीट पोटैटो तो नहीं है। ये सारी अडल्ट्रेशन हम चेक करते हैं। लेकिन हम शुगर, हमें पता है इस प्रोडक्ट में शुगर है, फिर हम उसमें क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब आयोडीन डालेंगे तो शुगर तो ऑब्वियसली टेस्ट होगा ही। तो मैंने इसे बहुत रिव्यू किया नहीं कि बेसिकली वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। मुझे ये बात मतलब इतनी वो नहीं लगी कि चलो इसको थोड़ा रिव्यू करते।
देखा है मैंने भी। सो बेसिकली खुशबू जी कैसा होता है, हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा कुछ बढ़े नहीं, उसका ट्रेंड बनने में समय लगता नहीं। अभी तक के जैसे कन्वर्सेशन में आपने कुछ चीजें का नाम भी लिया कि अलग अलग तरीके के डाइट या डाइट चीजों को लोग फॉलो करते हैं कुछ वजन कम करने के लिए। अभी कुछ समय पहले कीटो डाइट बड़े ही ट्रेंड में था, फिर पैलियो डाइट आया, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। सो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर इस तरीके की जितने भी फैट डाइट्स हैं, ये कितने रिलायबल है एक इंडिविजुअल के लिए, जो नंबर वन जो वेट लॉस करने के लिए देख रहा है वो इंडिविजुअल के लिए, नंबर टू जिसको वेट लॉस की जरूरत नहीं है उसका नजरिया इन चीजों के प्रति में कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी डाइट आपको क्विक रिजल्ट दे और वो सस्टेनेबल ना हो तो वो बेहतर नहीं। अपनी बॉडी को पनिश करने की जरूरत नहीं है, उसको फॉरगिव करने की जरूरत है और उसको थोड़ा हेल्दी फूड देने की जरूरत है ना। जितनी भी सारी डाइट्स हैं इन्हें फैट डाइट्स कहा गया है, और कि इसीलिए क्योंकि ये बहुत क्विक रिजल्ट देती है। क्विक रिजल्ट और इसके बहुत सारे अदर मेडिकल मैं कहूंगी हार्मफुल चीजें हो रही हैं। हम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हैं एक तरह से। वो डाइट फॉलो करें जो सस्टेनेबल हो। वेट लॉस करना है इज गुड, आप हेल्दी फूड लें, प्रोसेस्ड फूड ना लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, एक माइंडफुल स्लीप लें, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें। इस तरह से आप वेट लॉस करें, ना कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, अपनी बॉडी को पनिश करें। आप अपने बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को समझें। उसे प्यास लगी है, उसे पानी दे, उसे भूख लगा है, उसे भूख खाना दे। ऐसा ना करें कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं होता है ना। ये एक शॉर्ट टर्म पे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट देगा, लेकिन उसके बाद जब आपका वेट गेन होगा तो शायद डबल हो जाए, शायद उससे ज्यादा हो जाए। आई थिंक आप 80 से अगर 70 या 60 पे गए तो आप इसको हो सकता है आप 85 या 90 पे चले जाए। कहने का मतलब जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करें, खुद को पनिश ना करें, अपनी बॉडी को पनिश ना करें, सिग्नल्स को समझे, हेल्दी हेल्दी ऑप्शन चुने और थोड़ा सा पुरुषार्थ करें। हमने खा खा कर ही इतना अगर हम मोटे हुए हैं तो वर्कआउट करके ही हम पतले होंगे, ये सोच रखें। और कोई ऐसा जादू की दवा और जादू का पाउडर जो कि आजकल चल रहा है, और वो ऐसा नहीं होगा, और होगा तो आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट देगा, हेल्दी नहीं देगा। ये जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, एज नहीं है आजकल, बहुत छोटे छोटे लोगों को, मतलब इन द एज ऑफ 30-35, ये सब चीजें जो हो रही हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल पैरामीटर पे डाल दिया है। ऐसा कर लेंगे तो इतना वेट गेन हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे क्यों करना है ऐसा? जो नेचर ने दिया है उसको ग्रैटिट्यूड फील करें, उसको ग्रैटिट्यूड में लाएं और उसको अच्छे से, जैसे एक प्लांट की देखभाल होती है। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, पर हो सकता है वो ना भी हो। मतलब बहुत अनसर्टेन चीज है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इन सब डाइटों को फेवर में नहीं हूँ। अपनी बॉडी, इवन मैं तो ये कहूंगी अगर आप खुद को हाइड्रेट करते हैं ना तो इनफ हाइड्रेशन। आप हमारी बॉडी 75 to 80% वाटर रखती है, और अगर आप दिन में 3 से 4 या 5 लीटर पानी आप जितना पिएंगे आपकी बॉडी को कभी भी एक्सेस नहीं होगा। वो टॉक्सिन ही रिमूव करेगा आपकी बॉडी से, टॉक्सिन को। इवन हमारी बॉडी में आजकल जो डिटॉक्सिफाई वाटर वगैरह चल रहे हैं, एल्कलाइन वाटर, ये वाटर वो वाटर, तो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है खुद पर। नेचुरल होने की जरूरत है, नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की जरूरत है। और आप सिर्फ पानी पीकर भी अपने को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी किडनी, लीवर, ये सब डिटॉक्सिफाई खुद को कर लेते हैं। हमारी बॉडी का ऐसा ही सारा, मैं क्या कहूंगी, सिस्टम है कि वो खुद में सफिशिएंट है। बस आप उसको सही न्यूट्रिएंट्स दें और नेचुरल और एक उचित क्वांटिटी में दें, अति ना करें। अति तो किसी भी चीज की सही नहीं। वेरी ट्रू। हमारा एक जमाना था जब खाने की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, अकाल, भुखमरी, ये सब चीज की वजह से। आज खाना इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि अब
खाना ज्यादा होने की वजह से लोगों में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बीमारियों का घर बन रहा है, फिर उस चीज के लिए दूसरे और चीजें हो रही है। तो एक पर्सन को या एक फैमिली को अपने खाने के प्रति में जो हम सुनते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब चीज मॉडरेशन में खाना चाहिए। वो मॉडरेशन क्या है, वो सस्टेनेबल चीजें क्या है, एक पर्सन कितना लिमिट सेट करे, कब उसे पता चले बस दैट इज इनफ, अब हो गया। इसके लिए देखिए हर पर्सन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, हर पर्सन की अपनी अलग नीड। एक ही घर में 5 लोग अगर है तो पांचों की अलग अलग नीड्स है, तो ये कोई पैरामीटर तो नहीं डिसाइड हो सकता। और मेरे लिए क्या सही है वो शायद आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि खुद के बॉडी के साइंस को समझें। जितनी भी भूख हो उसका 80% ही खाएं, बाकी 20% छोड़ दें, क्योंकि आपने पानी भी पीना है ना। तो 100 में से 80% जितनी भी भूख हो, कहावत भी है कि सुबह ज्यादा दिन में कम, और एक बहुत अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा कि सुबह राजा की तरह खाना चाहिए, दिन में सेनापति की तरह, रात में भिखारी की तरह। भिखारी की तरह इन द सेंस आधा पेट खाना खाना चाहिए। देखिए आपकी बॉडी अब सोएगी, आप जब स्लीप की स्टेज में जाओगे तो बॉडी के जो सारे ऑर्गन जब वो रेस्ट के फेज में जाएंगे तो उनको उतना काम नहीं कराइए, आप इतना नहीं खा लीजिए कि वो रात भर, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क कर चुकी है दिन में। अब जैसे आपके ब्रेन को शांति चाहिए, क्योंकि ब्रेन तो आपको पता है कभी सोता नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वर्क करता ही है, ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी रिलैक्स चाहिए। और दूसरा, मैं बार बार यही कहूंगी, अपने बॉडी के इंस्टिंक्ट को समझे, आपके लिए क्या बेहतर है। और एक बहुत ही एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या मैं कहूंगी, एक पिक्चर है कि अपनी प्लेट में एक तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बेसिक चीजें। कलरफुल फूड होना चाहिए, कलरफुल फूड इन द सेंस लाइव फ्रूट इन द सेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो प्रोसेस्ड ना हो, है ना, जो प्रोसेस्ड ना हो वो लाइव फ्रूट है। क्यों? क्योंकि पेड़ से टूटने के बाद भी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं। अब इसको देखना चाहें तो आप एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में उनको बांध करके देख भी सकते हैं, वो फोम अंदर से ना फॉग क्रिएट हो जाता है, उसे खाएं। वो उस बेसिकली अपने बॉडी में ऑक्सीजन को देना। हमारी बॉडी चलते कैसे है? पानी से, ऑक्सीजन से, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे फूड से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अपने अगर एक प्लेट को इमेजिन करें और हाफ प्लेट उसमें कलरफुल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, क्वार्टर पार्ट उसमें प्रोटीन होना चाहिए, और क्वार्टर उसमें होल ग्रेन होना चाहिए। होल ग्रेन इन द सेंस आप जैसे भी खा सके, आप प्रोसेस्ड खा सके, जाहिर सी बात है आप गेहूं नहीं खा सकते तो रोटी खा सकें, आप मिलेट्स खा सकें, बेहतर होगा। अब तो वीट छोड़ देने की भी बात है। आप वीट अगर आप 30 डेज अगर आप वीट डिस्कार्ड कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो आपके बॉडी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन है, या जो वीट, जितना हम फाइन वीट खाते जाते हैं, वीट में हाँ ग्लूटेन प्रोटीन है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है कंपेयरिंग टू मिलेट्स। तो अगर हम प्रोटीन को जगह दें और होल ग्रेन को जगह दें, और आधा पोर्शन मतलब 50% अगर अपने कलरफुल, क्योंकि कलरफुल जब कलर्स आ जाते हैं ना फूड में, तो वो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी जो हम टर्मिनोलॉजीज नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मल पर्सन अगर की मैं बात करूं, उनको इन सब का कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सिंपल सा, देखिए बहुत ज्यादा खाने में दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। हमें पता है कि उससे क्या मिल रहा है, तो हम सामने वाले को ये कहेंगे कि जो आपको पसंद है वो, और बेहतर हो कि हम नेचुरल चीजें खाएं, प्रोसेस्ड पे ना जाएं। क्योंकि प्रोसेस्ड में हम जाहिर है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एडिटिव्स डालते हैं, जो बेहतर है मंथ में 1 दिन के लिए, वीक में 1 दिन के लिए, लेकिन रोज के लिए नहीं। तो बेहतर है अपनी बॉडी के साइंस को समझे, कब उसे प्यास लगी है उसको हाइड्रेट करें। हाइड्रेशन इज मस्ट। खाते समय राइट माइंडसेट में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। हम अगर कोई क्राइम वाले नाटक देख के खा रहे हैं तो वो देखिए वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है ना। कहावत है कि शब्द बाद में पहुंचते हैं और फीलिंग्स बहुत जल्दी पहुंच जाती
ना मैं कहूँगी कुछ बाद में, लेकिन अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है तो वो आप बहुत जल्दी उसको आपका सिग्नल पहुँच जाएगा। तो किस माइंडसेट में हम खा रहे हैं? क्या हम कोई दुःख भरी बात सोच के खा रहे हैं? वो बॉडी उस फीलिंग्स को फूड के साथ फीलिंग्स भी लेती है और उस हिसाब से वर्क करती है। अमेजिंग, अमेजिंग। खुशबू जी, इंसान 2 वक्त के रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन आज ये 2 वक्त रोटी के साथ में 2 वक्त की दवाइयाँ बहुत चल रही है। सुबह की शुरुआत खट्टी डकार की दवाइयों के साथ में हो रही है, तो संध्या में बीपी, शुगर इसकी दवाइयाँ चल रही है। लेकिन हम आज इस चीज़ के ऊपर में भी बात कर रहे हैं कि हमारा खाना ही हमारा दवाई बनना चाहिए। तो खाने को दवाई बनाने के लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जिसमें से एक स्टेप आपने बहुत अमेजिंग शेयर किया हमारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को कि हम किस वाइब्रेशंस में चीज़ों को बना रहे हैं या किस वाइब्रेशंस में हम फूड का इंटेक कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन के अलावा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली जितनी भी महिलाएं इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, जो किचन की क्वीन है, उनकी तरफ में आपका क्या मैसेज रहेगा? तो किचन की क्वींस को तो मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि आपकी फैमिली की और आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। आपके किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फूड इटसेल्फ अ मेडिसिन। फूड अपने आप में मेडिसिन है। कैसे? क्योंकि आप जो चीज दवाओं में देख रहे हैं वो आपके घर में ही है। आपके जो स्पाइसेस आप यूज कर रहे हैं उसमें है। आप जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ, डायबिटीज जैसा कि मैंने कहा कॉमन बीमारी है। ओबेसिटी, इट्स अ कॉमन डिजीज। कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये क्यों आई है? क्योंकि हमने राइट फूड का सिलेक्शन नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए आई। आज जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो है रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल। अगर हम इसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ले आए, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी तेल जो डायरेक्ट सीड से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसे, ट्रांस फैट जैसे ये सारी चीजें शायद हमारे बॉडी में नहीं रहे, है ना। तो एक तो अपना कुकिंग ऑयल बदले। फूड को मेडिसिन बनाने से पहले आप फूड एज अ मेडिसिन है कैसे उसको जानें। आपके घर में जो ऑयल यूज हो रहा है उसको डिस्कार्ड करें, और जो सीड से एक्सट्रैक्टेड ऑयल है वो ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है, वो सेसमे ऑयल हो सकता है, कुकिंग ऑयल एज अ कुकिंग ऑयल उसे यूज करें। जैसे बादाम का तेल लोग पीते, कंज्यूम करते हैं ना, 1 स्पून बादाम ऑयल, बादाम रोगन आपने सुना होगा, फॉर हेल्दी स्किन लोग यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत जन्मों से चला आ रहा है, सभी यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल, है ना। पर ये जो हमने प्रोसेस्ड ऑयल शुरू कर दिया अपने फूड में यूज करना, वो कहीं ना कहीं सारी बीमारियों की जड़ है। मैं ये कहूंगी ये जड़ है। दूसरा, हम जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, सॉल्ट जो हम शुगर यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हटाएं और नेचुरल चीजों पे आ जाएं। फूड तभी हमारे बॉडी में वर्क करेगा अच्छे से जब हमारा फूड नेचुरल हो, और तभी वो एज अ मेडिसिन काम करेगा। मेथी है, धनिया की सीड्स हैं, ये सब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको अपनी बॉडी में यूज करें एज अ मेडिसिन, कि इवन हम स्पाइसेस के बारे में बहुत, मैं साइंस अगर नहीं बताऊं तो सिर्फ मैं ये बताऊं कि अगर आप सिर्फ स्पाइसेस को सब्जी में डालने वाला मसाला नहीं समझे और स्पाइसेस के इन्फ्यूज्ड वाटर बनाएं, जैसे स्टार एनीस करके एक स्पाइस होता है स्टार शेप में, आप उसका इन्फ्यूज वाटर पिए, आप जीरे का इन्फ्यूज वाटर पिए, आप धनिए सीड जो होती उसका इन्फ्यूज वाटर पिए, आप सौंफ का। तो ये सब चीजों में इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो आपके बॉडी, और वो बॉडी में ऐसे नहीं वर्क करेगा कि सिर्फ एक ऑर्गन पे वर्क करे, क्योंकि पानी है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में 75 to 80% वाटर है। तो जब हमारी बॉडी में वो वाटर जाएगा, वो फूड में आएगा, फूड से ब्लड के वेन्स में जाएगा और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जब रन करेगा, है ना, जब हार्ट बीट होती है तो एक बार में पूरा ब्लड रन कर जाता है, तो वो सारी चीजें आपके बॉडी में जाएंगी और वो एब्जॉर्ब करेंगी, और एक एक सेल जब नरिश होगी
एक एक सेल, तो हर ऑर्गन अपने आप में रिजुविनेट होता रहेगा। अमेजिंग। खुशबू जी, हमारे किचन में एक और चीज हमें देखने को मिलती है, एंड हेल्थ की जर्नी की जब बात होती है ना, तो कई बार इस चीज को बहुत बड़ा विलन मान लेते हैं, क्योंकि उस चीज का माइंडसेट उसके प्रति में वैसा बन जाता है। तो दो चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर में आप अपना व्यू जरूर से शेयर करें। एक है चावल और दूसरा है ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, इस चीज के प्रति में बड़े ही कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो इस चीज के लिए एज अ फूड साइंटिस्ट क्या सजेशंस देंगे? देखिए, राइस एक सोर्स है कार्ब का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का। राइस फूड कभी भी खराब नहीं होता, कोई भी अन्न कभी खराब नहीं होता, उसके प्रोसेसिंग का तरीका आना चाहिए। जैसे दाल, दाल में सैपोनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपने मुझसे चावल के बारे में पूछा, मैं दाल के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि उससे वो कोरिलेट हो जाएगा। तो दाल को तुरंत तुरंत चढ़ा देना चाहिए या तुरंत पका लेना चाहिए, या उसको वॉश करके उसको थोड़ा सा सोक करना चाहिए। ये दाल की प्रोसेसिंग का ये मेथड है कि आप दाल को वॉश करिए, उसको 7 to 8 आवर्स सोक करिए, उसके टॉक्सिन निकल जाएंगे। जब कोई भी ग्रेन है, जब वो सोक होता है तो उसके अंदर वाटर इंकॉर्पोरेट होता है और उसके अंदर के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जब आप दाल बनाते हैं, दाल बने भी ओपन वेसल में, ओपन वेसल इन द सेंस खुले बर्तन में, जैसा नॉर्मली घरों में कुकरों में बनता है, 2 सेकंड में बन जाता है, टाइम सेविंग है। ऐसा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से वो दाल अपनी न्यूट्रिशनस खो देती है और वो कहीं ना कहीं वो पॉइजनस हो जाती है। पॉइजनस टर्म थोड़ा ज्यादा हार्श रहेगा, उतनी बेनिफिशियल नहीं होती जिसके लिए हम खा रहे हैं। हम खा रहे हैं प्रोटीन के लिए। और कुकर में जब अंडर प्रेशर कोई चीज बनती है तो उसमें से बहुत सारे टॉक्सिन, जब जैसे कोई चीज बॉईल होती है तो एक्सेस चीजें निकल जाती हैं, रिटेन होती। देखिए, नेचर में जितनी भी सारी चीजें ना, वो खुद फुलफिल है, मतलब खुद में अपने आप संपूर्ण है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वो ना गो विद द फ्लो, वो वाली पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जो जो मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है। तो अब इसी तरह चावल को भी जो उसका टाइम है, जो उसका प्रोसेसिंग है, वो भी सोकिंग टाइम है। कुछ उसका सोकिंग टाइम है जिससे जो एक्स्ट्रा स्टार्च है, जैसे कहते हैं डायबिटीज है तो आप चावल मत खाइए। सिंपल लॉजिक है, चावल मत खाइए, व्हाइट चीजों को छोड़ दीजिए, नमक, चीनी, चावल, ऐसा है ना। कोई भी चीज खराब नहीं है और कोई भी चीज बेहतर नहीं है ना। आपको उस पर्टिकुलर फूड आइटम को सही से बनाने का तरीका आना चाहिए। कोई भी राइस हो, ब्राउन राइस हो, व्हाइट राइस हो, बात सिर्फ इतनी है कि आप उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, आप उसको कितना सोक कर रहे हैं, हर राइस का कितना वाटर कंटेंट है। हर राइस का अपना वाटर कंटेंट होता है। एज राइस है, वाटर कंटेंट कम है, न्यू राइस है तो उसका लो है। कुछ राइस आपको कुछ अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ राइस आपको नहीं दे रहे हैं। अगर आपको सब चीजें लेनी, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट लेना है, तो बेहतर है कि उसको प्रोसेस करने का तरीका जानिए और सही तरीका जानिए, उसको सही से खाने का तरीका जानिए, किसको किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको स्टेप बाय स्टेप ही समझा जा सकता है। कोई राइस बुरा नहीं है, कोई फूड बुरा नहीं होता, बस हमें उसे प्रोसेस करने का तरीका नहीं पता होता। बहुत सारे कुकिंग मेथड्स हैं, है ना। बॉइलिंग है, फ्राइंग है, तो क्या डीप फ्राइंग गलत है? क्या क्या बॉइलिंग गलत है? गलत सही कुछ नहीं होता, ये इस पैटर्न में फूड आता ही नहीं। एक फूड का अपना बनाने का तरीका होता है, उसे अपने खाने का तरीका होता है, और जब हम वो जान जाते हैं तो हर फूड एज अ मेडिसिन काम करता है। वो हमें समझना पड़ेगा। सुपर, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। खराब और अच्छे में एक बात में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों का, वो होता है चर्बी से रिलेटेड, गुड फैट एंड बैड फैट। और उस चीज में हमारे घरों में मिलने वाला जो घी है, उसको लेके बड़े ही कंफ्यूजन में रहते हैं। रोटी में घी लगाएं नहीं लगाएं, मुझे मेरे हेल्थ अच्छी करनी है बहुत ज्यादा, कहीं मोटापा तो नहीं हो जाएगा, देखो मैं जरूरत से ज्यादा घी खा रहा हूँ, ऐसा। तो घी के प्रति में हमारा क्या एक्शन रहना चाहिए?
देखिए, घी खराब नहीं है, घी एक खराब फैट के क्लासिफिकेशन में नहीं आता। वो हर फैट खराब है जो मैं कहूँगी प्रोसेस आफ्टर प्रोसेसिंग बना है। जैसे मैंने तेल के बारे में कहा कि अगर कोई रिफाइंड ऑयल है तो वो खराब है। वहीं अगर कोई कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जो सीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो वो हेल्दी है। ऐसे ही घी कभी भी खराब नहीं होता। पुराने लोग घी ही खाते थे, जैसा कि मैंने कहा उनकी लाइफ 90 और 100 ईयर्स होती थी। तो घी एक बहुत अच्छा फैट है और उसे खाना चाहिए। हाँ, घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो आप अगर उसको डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर आप उसे सही तरीका, वही मैं फिर मेथड की बात करूंगी, अगर आपको सही तरीका पता है, अगर आप घी को आप खाली पेट घी कंज्यूम कीजिए, एक वार्म ग्लास की वाटर में आप 1 स्पून 2 स्पून घी खाइए और बहुत अच्छे से आपकी बॉडी अलग ही तरीके से रिजुविनेट होती है। तो घी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अब आप उसको तवे पे घी डालेंगे और आपको लगेगा आप उस पे कुछ फ्राई करें या फ्राई उसको डायरेक्ट टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाएंगे तब वो एडवर्स इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आप उसको नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तो जितना नेचुरल आप वे में जाने के लिए कोशिश करेंगे, जितना नेचुरल रहेंगे आप, उतना बेहतर रहेंगे आप। तो ये पॉइंट है। ग्रेट ग्रेट। सो खुशबू जी, आपने हमारे पॉडकास्ट में एक बात बहुत अच्छी शेयर करी, वो है हार्मोन से संबंधित। तो एक पर्सन अपने हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारी चीजों का ज्यादा उत्पादन करे, उस चीज के लिए क्या करना चाहिए उसे? सर, हॉर्मोन्स बॉडी में तभी जनरेट होंगे जब हमारा माइंडसेट वैसा रहेगा, है ना? हमारा माइंडसेट कैसा है, हम किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत सारे कोई एक पैरामीटर नहीं है। आपकी बॉडी बहुत पैरामीटर पे वर्क करती है। हैप्पी हॉर्मोन्स आपके बॉडी में तभी रिलीज होंगे जब ऑब्वियसली आप एक सेटिस्फैक्शन मोड में रहेंगे, सॉल्यूशन सीकिंग एटीट्यूड में रहेंगे। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, आज है जैसे फूड, मैं हर बात फूड से रिलेट करूं अगर, तो आज कोई फूड खाने का मन है, कल कोई फूड खाने का मन नहीं। तो ये जो मन है, ये जो हमारा मन है, ये ही सारे बॉडी को ना रेगुलेट कर रहा है। हमारा मन और ये जो हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, अगर एक सेटिस्फैक्टरी मोड में चलता है, जैसे एक होता है संतोषजनक वाली मुझे एक कहावत नहीं याद आ रही है, उस प्रोसेस में अगर हम चलते हैं तो हमें हर चीज समझ में आ जाती है। अगर भगवान पे विश्वास है और ग्रेटिट्यूड में हम रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, राइट? तो हमारा मन विचलित नहीं होता, और जब मन को हम इसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों को पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कोई तो है जो हमें चला रहा है, और हमारी कर्ता वाला भाव खत्म करना पड़ेगा कि मेरे से ये हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ, और एकदम थोड़ा सा सदगुरु और ब्रह्म कुमारी जी को सुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स आएंगे तब जब आप ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रेगुलेट हमारा माइंड कर रहा है, और हम अगर अगर हम इस तरह की फीलिंग्स और इमोशन क्रिएट करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी है कि हमें पता है कि जब ये रिजल्ट होने वाला है, तो होता ना कि अगर परिणाम को बदल लेते हैं, कैसे बदल लेते हैं, अपनी एक्शन पे कंट्रोल करके परिणाम को बदल लेते हैं। ये सब बहुत सारी चीजों से मिलके जैसे मनुष्य बना हुआ है ना, फीलिंग्स है और बिहेवियर है, इसी तरीके से हमारे जो खाने की हैबिट्स हैं और जो ये हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ऑल इन ऑल गलत ईटिंग हैबिट्स, गलत फूड पैटर्न, अगर ये बस सही हो जाए तो आई थिंक इतनी सारी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, और इतने सारे बहुत सारी बातें होती हैं इस बारे में कि क्या खाए क्या नहीं खाए। मुझे लगता है जो आपकी बॉडी को ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और जिसको खाने के बाद आपको कोई अपराध बोध ना हो, मैं नॉनवेज की बात कर रही हूँ, तो वो सही है, वो बेस्ट। वैसे आपकी जो बातचीत है, आपका जो नजरिया है, वो
ऐसा लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट हमें एंड भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातचीतें इसमें कम कंटिन्यूशन में ले सकते हैं। बट टुवर्ड्स द एंड खुशबू जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो रियली इस चीज को सीख कर रहे हैं, और हमारा पॉडकास्ट का ये मंत्रा भी है कि एक पर्सन का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब उसका नजरिया वो सेल्फ नजरिए के प्रति में बहुत सही तरीके से बदले। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या सजेशन देंगे उन्हें कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या 3 चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने को हाइड्रेट करें। सबसे पहले हाइड्रेट करें थ्रू वाटर और थ्रू गुड थॉट्स, वो भी जरूरी है। हाइड्रेशन बॉडी का और माइंड का दोनों होना चाहिए, है ना, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस रहें, एक्सेस नहीं करें किसी भी चीज का, और सही तरीका चुने सही जगह जाने का। जैसे आपने अगर राइट फूड रियली में खाना है तो फूड की अवेयरनेस को समझे कि फूड है क्या। ये सिर्फ खा के और अपनी अपनी हंगर को खत्म कर लेने का ही एक माध्यम नहीं है कि आज हमें भूख लगी और हमने खा लिया। सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये खाना हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा। ब्रेन में क्या पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि नेगेटिव थॉट आएंगे। खाना बनाने से लेकर खाना परचेज करने और बनाने और खाने में अपने माइंडसेट का भी ध्यान रखें। अपने विचारों पे थोड़ा कंट्रोल लगाएं, क्योंकि विचार हवा की गति से भी तेज है, कहते हैं ना। देयर इज अ फ्रेज, नहीं याद आ रही। तो ज्यादा कुछ नहीं करें, नेचुरल रहें, अपने बॉडी के इंस्टिंक्ट को समझें, बैलेंस्ड मोड में रहें, खुद को हाइड्रेट करें फिजिकली, मेंटली, और गुड माइंडसेट में रहें। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई होड़ नहीं है, किसी से आगे नहीं निकलना। सबकी खुद की अपनी जर्नी है ना, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने डेस्टिनेशन है। तो इस भीड़ से आगे निकले कि वो उसका वजन कम हो गया, मेरा नहीं कम हुआ, या मुझे ये टारगेट लेना था। तो टारगेट नहीं, आप प्रोग्रेस देखें, आप अपनी प्रोग्रेस देखें, अपनी जर्नी देखें, जो सबकी अलग होती है और इंडिविजुअल होती है और यूनिक होती है। अमेजिंग। खुशबू जी, आपने अपने विजडम और एक्सपीरियंस से हम सभी को एक नई रोशनी दिखाई है अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वैल्यूएबल टाइम और नॉलेज हमेशा हमारे साथ में रहेगा। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको आज का एपिसोड पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई थॉट या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा, हम उसे जरूर से रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आप सभी से मुलाकात करेंगे हमारे अगले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पॉडकास्ट में। तब तक अपने सपनों की तरफ में बढ़ते रहिए। थैंक यू।